राजा साहब, मुझे लगता है कि आपकी शुरुआत भी बुंदेलखंड से हुई और एंड भी बुंदेलखंड पर ही होगा, क्योंकि आप ना बिल्कुल डाइवर्ट नहीं हुए। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि राजनीति में शुरुआत वो किसी चीज़ को लेकर करते हैं, लेकिन बाद में जो उनका डाइवर्जन हो जाता है, लेकिन आपका अभी तक डाइवर्जन नहीं हुआ। ये आपके लिए उपलब्धि भी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि बुंदेलखंड को लेकर आप कभी अलग नहीं हुए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त आप बुंदेलखंड में रहते थे, आपका परिवार एक जन्म एक राज परिवार में हुआ था, ललितपुर के आप रहने वाले हैं, और आप बुंदेलखंड की उस समय एक तो सामाजिक स्थिति क्या थी जब आप अपना करियर बनाने का प्लान कर रहे थे? आप एनएसडी में कैसे पहुंचे, और फिर आपने इरफान खान जैसे दिग्गजों के साथ पढ़ाई की? तो थोड़ा सा शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, अब अगर हम आर्थिक और सामाजिक संरचना को देखें तो वो इतनी ख़राब नहीं थी जितनी बाद में हुई है। उस समय ठीक था, भाईचारा था, लोग एक दूसरे के लिए काम करते थे, एक दूसरे की बात पर भरोसा करते थे। मेरा घर से जो पारिवारिक विवाद हुआ वो केवल इसी वजह से हुआ कि घर में रह के मुझे अपना कोई फ्यूचर उस समाज में, उसमें ठाकुर परिवार में रह के दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा यहाँ तो ना कुछ जीने के लिए कोई उम्मीद है, ना कोई लक्ष्य है, यहाँ कैसे कोई जी लेगा भाई? वही ठाकुर बन के बड़ी बड़ी मूँछों पर ताव दीजिए, रात में 2-4 अपने शराब के पैक खींचिए, 5-6 लोगों को घर आइए, एक हाथ को पीटिए और सो जाइए। जीवन का एक बहुत मुसलसल, या फिर ज़्यादा आप कुछ बने तो ठेकेदार बन जाइए, सरकार के ठेके लीजिए और आधे अधूरे करके विवाद करके पैसे लीजिए। तो फिर नाटकों की ओर थोड़ा झुकाव था, इस वजह से घर में विवाद बराबर चलता था हमारे में। आप जानते हो ठाकुरों में, राजाओं में और उस तरह के समाज में बड़े ट्रेडिशनल होते हैं, कोई नचैया गवैया होता नहीं। तो इस पर विवाद हुआ और देन आई हैड टू लीव। मैं फिर भागा, पहले ग्वालियर आया, कुछ दिनों ग्वालियर में रहा, और ग्वालियर के बाद फिर एक नक्सल मूवमेंट चल रहा था। और जब मैं घर छोड़ा तो मुझे लगा साला बवाद जो है, सारा बवाल जो है वो पैसा है, ये पैसे वाले बहुत ख़राब लोग हैं। तो वो जो एक मानसिकता थी उसको लेके भी हम कुछ दिन रहे, और उसी बीच पुलिस से भी थोड़ा सा हमें दबाव बना तो हमें ग्वालियर छोड़ना पड़ा। और जब हम दिल्ली पहली बार अपने एक मित्र के साथ आए तो किसी ने मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का वो बताया। हम गए, हमने पूरा पड़ताल किया, लेकिन हमें अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती थी। और 2 स्टूडेंट उस ज़माने में आए, रघुवीर यादव और मैं। रघुवीर यादव की चूँकि बैकग्राउंड बहुत अच्छी है और बचपन से ही नाटक नौटंकी में थे और बहुत अच्छे कॉमेडियन, सिंगर, सब कुछ। मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन हम में एक समानता थी कि हम अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं बोलते। खैर, किसी तरह से स्कूल ऑफ ड्रामा में हमने एडमिशन लिया, और फिर घर वालों से हमारा बिल्कुल विवाद हो गया। 6 साल तक ना घर वालों को ये पता चला कि मैं कहाँ हूँ, और ना ही मैंने ही कोशिश की, क्योंकि ज़िंदगी में इतना उलझ गया। और जब तक मुझे लगा घर छोड़ा है तो बगैर कुछ अच्छा किए घर वापस जाना भी ठीक नहीं। विवाद ज़रूर रहे, लेकिन घर मैंने नहीं गया ही नहीं, ना घर वालों ने। 6 साल बाद, बहुत गए लंबे अरसे के बाद, मुझे मेरे पिताजी दिल्ली मिलने आए, और एक ऐसी घटना से वो बगैर मिले ही लौट गए। एक बांग्लादेश की बच्ची हमारे साथ थी, जीनत करके थी, वो सिगरेट विगरेट भी पी रही थी, आधे अधूरे कपड़े में थी, बाहर ही एनएसडी के। तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने उनसे ही पूछ लिया तो वो और भी बिदक गए। उन्होंने कहा, अरे यार, ये तो हम सोच रहे थे सुधर गया होगा, ये तो और भी नर्क हो गया। तो एक लंबा अरसा हो गया। पर लेकिन जैसा आपने कहा कि मैं ये मन में ठान बैठा था कि जीवन को एक सार्थकता देनी है। मैं, अगर ईश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो कोई ना कोई तो लक्ष्य होगा मेरे यहाँ आने का। केवल यही मात्र नहीं कि मैं खा पी के ज़िंदगी गुजार दूँ। तो फिर हम एनएसडी में सिंसियरली हुए। इब्राहिम अलकाजी हमारे डायरेक्टर थे, उनसे हमने, अनुराग भाई क्लियर कहा, मैंने कहा अंग्रेज़ी आती नहीं है, पैसा है नहीं, सुबह 7 बजे से लेके आप रात को 10 बजे तक हमें जोतते हो, कहीं बाहर जाने लायक छोड़ते नहीं हो कि और कुछ करें। तो उन्होंने कहा, सर मुझसे तो नहीं होगा। वो भी भले आदमी थे, इब्राहिम अलकाजी साहब। उन्होंने कहा, समस्या क्या है? मैंने कहा, 2 समस्या है, एक अंग्रेज़ी और दूसरा पैसा।
बोले पैसा तो हो जाएगा, अंग्रेजी तुम्हें खुद ही सीखनी पड़ेगी। क्योंकि आप बिलीव करिए सारे लेक्चर इंग्लिश में होते थे और वो ऊपर से निकल जाते थे। तो वो लगा कि मैं टाइम ही वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। हम और रघुवीर बाहर बैठ के चर्चा करते थे। तो उन्होंने कहा यू डू वन थिंग, आपको क्या अच्छा लगता है? मैंने कहा मुझे सिनेमा। बोले सिनेमा की पुरानी मैगजीन खरीदो और उसमें से कॉलम पढ़ो जो आपको अच्छा लगे, धीमे धीमे। और किसी आप नहीं पढ़ पाते तो किसी अंग्रेजी पढ़ने वाले से सुनो। तो हम किसी से पढ़वाते थे। आई.एस. जौहर का एक कॉलम आता था। फिर स्पोर्ट्स। और फिर उन्होंने कहा तुम अपने प्रोजेक्ट्स हिंदी में लिखो। दोनों को, मुझको रघुवीर को उन्होंने अलाउ किया और फिर हम उसको, तो वो दौर हमने निकाला। फिर अंग्रेजी हमने सीखी, फिर उस हिसाब से पास आउट किया। और आप यकीन नहीं जाने, विदाउट स्कॉलरशिप थे, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अलकाई साहब ने हमें स्कॉलरशिप दी, हमारी लगन को, मेहनत को देख के। और मैं जब निकला तो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर बन के निकला। और फिर पूना इंस्टीट्यूट गया, वहाँ पे काम किया। फिर इनकी शशि कपूर और जेनिफर कपूर का मैं एहसानमंद हूँ। हम क्या, मैं क्या, हमारे जैसे 50 हों जिन्होंने पृथ्वी थिएटर को शुरू किया। आज जो आप बॉम्बे में बड़े अच्छे एक्टर्स की एक बहुत लंबी कतार देख रहे हैं, वो बदौलत शशि कपूर और जेनिफर है। उन्होंने पृथ्वी थिएटर को खड़ा किया, उसमें लोगों को काम करने का मौका दिया। और वो भी गुर्बत में रह के उन्होंने थिएटर शुरू किया। 5 रुपये फीस 5 रुपये, तो वो एक लक्ष्य था। और फिर धीमे धीमे सिनेमा करवट बदल रहा था, लोग थिएटर से लोगों को पिकअप कर रहे थे। तो मुझे मौका मिला, पहली फिल्म ब्रिजभूमि मिली, फिर विजेता मिली, फिर अर्जुन मिली। तो वो ये सब वहीं से पृथ्वी थिएटर से ही मिले। और फिर धीमे धीमे दुकान चल निकली, जो भी था।